अब क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथ चालू करने जा रहे हैं। देख रहे हैं यूनिट 1 मतलब प्रथम पहली इकाई है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी गुण विशेषताएं जो भी परिभाषा है संबंधित जो भी हमें पूर्व ज्ञान चाहिए वो अभी पिछले सभी मतलब इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से मैं इस क्लास को थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए 9 के लिए। तो क्लास 10 में पहला यूनिट में पढ़ना हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई नया रूल नहीं है ना नया नियम, ये हम लोग को पढ़ा हुआ पहले से है। जैसे हम लोग पढ़े ना भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही चीज है। इसी को कैसे डिफाइन किया है तो देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, 0 छोटा या बराबर R छोटा B, बस है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी को हम लोग सरल भाषा में समझेंगे। ये क्या है? कुछ नहीं है। देखिए इस क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो A क्या है पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो A है भाज्य, इसको क्या कहते हैं भाजक, भाजक। और Q क्या है भागफल, R शेषफल। ये हम लोग जब गुणा भाग सीखते थे उस समय ये सिखाया जाता था भाग को जांच करने के लिए कि भाग कैसे जांच करना है। तो देखिए ऐसे था रहता था कि यहाँ बीच वाले को भाज्य कहते थे, भाज्य मतलब यहाँ जो लिखते थे संख्या, यहाँ भाजक। अब ले लेते जैसे मान लिया हम ले लिया 15, 7 से भाग कर रहे हैं तो मेरा भागफल कितना आएगा तो 7 दूनी 14 आए ना, शेषफल 1। तो नीचे वाले को हम लोग कहते थे शेष या शेषफल, शेष भी कहते थे या शेषफल कहते थे। यानी 15 जांच किसे कहते थे कि चला भाजक का भागफल में गुणा करके शेषफल जोड़ते थे। तो 15 7 2 14 प्लस 1 बराबर 15, हाँ भाज्य के बराबर आ गया, यानी हमारा भागा सही है। ये अलग से कुछ नहीं है, हम लोग जो पढ़े हैं वही है। ये A भाज्य कहलाता है, B भाजक, Q भागफल, R शेषफल। और एक चीज और हम लोग ध्यान रखते थे क्या, इस ध्यान रखते थे कि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब बता चुके कि ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यानी A और B जिसमें हम जिसे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं, ये दोनों कैसे होने चाहिए धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ लिखा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक, पढ़ाया था ना कि धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या इसी का नाम है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो ए बी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब क्यू आर क्या होनी चाहिए तो क्यू आर के बारे में बताते हैं। क्यू आर के बारे में यह क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या, जो लिखा है देखिए पूर्ण मतलब यहां क्या शुरू होगा, ये शुरू होगा किसमें 1 2 3, याद कीजिए धनात्मक इन्हीं के बीच का होना चाहिए संख्या, आइए होना चाहिए पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब इसमें जीरो भी आ सकता है, 0 1 2 3 1 कुछ। तो हम लोग जब भाग देते थे याद करते थे कि जब भी भाग देते थे शेषफल जो होता था भाजक से छोटा होता था। शेषफल जो होता था वो भाजक से छोटा होता था। शेषफल यानी जो R वो भाजक ले छोटा होता था। देखिए हमारा R शेषफल है, IB भाजक है। तो हम लोग हमेशा भाग देते थे तो भाजक ले छोटा ही आता था शेषफल। और शेषफल क्या आता था, या तो 0 आता था, जैसे मान लीजिए 7 से 14 में भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना आएगा 0, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। जैसे इसमें 0 से बड़ा आया है 1, जो शेषफल होता है
वो 0 से बड़ा या बराबर परंतु भाजक से छोटा होता है। अब आते हैं इसको पढ़ते कैसे, इसको बढ़िया से समझिएगा, ये चीज याद रखना चाहिए, ये याद रहे चाहे न रहे, युक्लिड विभाज्य प्रमेय इससे कोई मतलब नहीं है, इसी का ये संक्षिप्त रूप है। खाली आपको याद रहना चाहिए क्या, कि भाज्य बराबर क्या रहना चाहिए, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये याद रहना चाहिए। और शेषफल का मान क्या याद रहना चाहिए, कि जो हमारा शेषफल होगा, जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा, है छोटा का चिन्ह है, बता रहे कैसे। एक चीज और बता देते हैं, इसको किसका चिन्ह कहते हैं, इसको किसे कहते हैं, इसको किसे कहते हैं, इसको सब लोग जानते हैं बराबर, लेकिन देखिए याद कैसे रखना है, ध्यान से रखिएगा। हम लोग पढ़ते कैसे हैं, बाएं से दाएं। इसमें दो लकीरें हम खींच रहे हैं, इसमें दो लकीरें, एक लकीर ये हुआ, एक लकीर ये हुआ। तो बताइए पहले इधर से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते हैं, तो पहले कौन लकीर मिली, छोटा ना, तो ये छोटा का चिन्ह है, छोटा का, इसको छोटा पढ़ते हैं। इसमें भी दो लकीर खींचिए, इससे पहले क्या मिला, बड़ा ना, ये बड़ा का चिन्ह है। ऐसे हम लोग अपने जमाने में याद किए थे, जिधर का मुंह खुला रहे वो बड़, और जिधर का चौका रहे जिधर वो छोट। इसमें दोनों देखिए बराबर है, इसलिए यह बराबर का चिन्ह है। इस दोनों को कहते हैं असामिका का चिन्ह। असामिका का चिन्ह चार होता है, इसको छोटा बोलते हैं, इसको बड़ा बोलते हैं। अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको पढ़ते हैं छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। अगर इसी को उलट के लिखे तो इसको पढ़ते हैं बड़ा या बराबर। असंख्या चार चिन्ह होते हैं, छोटा या बड़ा, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर। अब देखते हैं किससे होना चाहिए, 0 से। तो शेषफल जो आता था इसको क्या पढ़ते हैं, छोटा या बराबर, इसे पढ़ेंगे 0 छोटा या बराबर किसके होगा, शेषफल के। यानी शेषफल का मान या तो 0 आएगा, चाहे 0 से बड़ा आएगा, लेकिन इस भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। ये पूर्ण संख्या होती है। इतने बात को अगर हम लोग समझते हैं तो आगे हम लोग को इसका उपयोग करने में आसानी होगी। इतना समझिएगा बस। अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे अगर हमको लिखना है, मान लीजिए 5 या 15, मान लीजिए ऐसे इसको लिखना है, जैसे 15 है और 4 से भाग दे रहे हैं, हमको विभाज्य प्रमेय के रूप में थोड़ा लिखना है, तो कुछ नहीं कहते, जैसे भाग करता ना 6 × 16, सॉरी 4 × 16 बेसिक है ना, 4 × 3 12, बचा कितना नीचे 3। तो क्या लिखना है, पहले भाज्य का है 15, भाज्य है 15, अब भाजक का है 4, अब भागफल कितना है 3, और शेषफल कितना है 3। इसको 4 के बाद फिर से लिख लेते हैं। शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस तरह लिखते हैं। क्योंकि इसको अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगला वाला हेडिंग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या समझ लेते हैं पहले। एल्गोरिथम यह जो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एल्गोरिथम होते हैं सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार के समस्या को या सवाल को हल करने का एक विधि आपको प्रदान करता है। जैसे हमें चाय बनाना है, तो अगर हम लोग पाक कला की किताब पढ़ते हैं तो उसमें बताता है कि पहले क्या करना है। पहले तो आवश्यक सामग्री ले लेंगे कि दूध है, चाय है, चीनी है, जो भी है ले लेंगे। उसके बाद पहले क्या करना है, गैस को जलाना है, फिर बर्तन को रखना है, फिर उसमें पानी डालना है, दूध डालना है। जैसे तो एक सिस्टमेटिक, मतलब एक कह सकते हैं कि एक सुपरिभाषित चरण स्टेप का प्रयोग करके हम उस समस्या यानी उस जो हमको करना है, जैसे चाय बनाना है चाय बना लेंगे, या खाना बनाना है, या कुछ भी करना है, कोई भी हमारे सामने समस्या होगी, अगर उसको क्रमबद्ध तरीके से हम उसको हल करते हैं तो कहा जाएगा कि आप एल्गोरिथम का पालन कर रहे हैं। वो खाना या किसी को अपने घर का पता बता रहे हैं
आप बताते हैं कि यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से ऐसे आइए, यहाँ से बाएं मुड़िए, यहाँ से दाएं मुड़िए, तो वो भी एल्गोरिथम कहा जाएगा। आप जब कोई निबंध लिखते हैं, उसकी भूमिका लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो वो भी एल्गोरिथम कहा जाएगा कि उसकी परिचय मतलब भूमिका देते हैं, क्रम चलते हैं, तो वो तो एल्गोरिथम का मतलब होता है क्या, ये सुपरिभाषित चरण, मतलब सुपरिभाषित चरण। और सबसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल है रचना। जब हम रचना करते हैं तो देखते होंगे एक क्रम से करते हैं, रचना के चरण भी लिखते हैं, तो जो चरण लिखते हैं ना वही है एल्गोरिथम। उसके लिए कि हम बताते हैं कि पहले हमने लाइन खींचा, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, वो एल्गोरिथम है। एक्लिप है, तो इसी को अगर हम इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करें, एक से अधिक बार या एक बार भी प्रयोग करें, तो कहलाता है, अगर हमारे एक बार प्रयोग करने से हमारी समस्या हल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम है। इसीलिए इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका को कुछ लोग इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं, या इतने मतलब इनमें परस्पर इतने इनके मतलब अंतर नहीं थे आपस में, संबंधित है शब्द कि इनका कॉमनली प्रयोग कुछ लोग इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। कि कुछ सवालों का जवाब एक ही चरण में मिल जाता है। अगर इसका प्रयोग कब करते हैं, तो इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं, वो दोनों संख्या क्या होंगी, घनपूर्णांक होंगी, पहले ही बता देते, दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक, यानी इसी को कहते हैं एचसीएफ। इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो महत्तम समापवर्तक हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं कि जो लासा पड़ता है उसके बाद सीधे मासा पड़ता है। यहां एक सवाल उठता है, महत्तम समापवर्तक कि महत्तम समापवर्तक आखिर होता क्या है, जिसको यह ज्ञात करने की प्रक्रिया है, क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, अगर महत्तम समापवर्तक को समझने का प्रयास करें तो देखिए क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, तो इसको तोड़ेंगे तो मिलकर बना होता है किससे, महत्तम, और किससे मिल गए, सम, मतलब इसको अलग करें तो ऐसे आएगो अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब कुछ लोग गलती से महत्तम समापवर्त भी कहते हैं, जो कि गलत है। उसको भी एक अलग वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे। जैसे एक सवाल होता है कि महत्तम समापवर्तक पढ़ा जाता है, लेकिन महत्तम समापवर्त क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। उसी तरह लघुत्तम समापवर्त पढ़ा जाता है, लघुत्तम समापवर्त पढ़ा जाता है, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो के बाद अगले वीडियो में। क्योंकि इसको पढ़ा रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू करते थे कि यहीं पर इसकी अवधारणा आपको मतलब इसकी समझ एकदम आपको हो जाए, तब इसके बारे में बताएंगे क्या है। महत्तम का मतलब क्या होता है, तो महत्तम माने सबसे बड़ा, सम माने होता है बराबर यानी उभयनिष्ठ होता है, या बराबर है, सार्व भी होता है, सार्व। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड या भाजक, पढ़ाए है। तो इसी की व्याख्या करेंगे। और एक चीज और, महत्तम का ये समापवर्तक पढ़ाया जाता है, एक और इस तरह मार के दिखाते हैं कि महत्तम इसको डबल स्टैक करते हैं, बहुत जरूरी समझना। इसको अलग करते हैं, समापवर्त क्यों नहीं पढ़ा जाता है, महत्तम समापवर्त क्यों नहीं पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है महत्तम सम अपवर्त, नाम याद रखिएगा, आगे पढ़ाएंगे तो खुद समझ में आएगा।
महत्तम माने यही वाला होगा, सम माने भी यही वाला होगा। अपवर्त के लिए यहाँ होगा गुण यानी पहाड़ा। सबको बढ़िया समझ लीजिए, आत्म के लिए सबका एक ही सवाल में पहाड़ा, इसका एक ही में निदान करेंगे। फिर एक आता है कि आप लोग थोड़ा सा लघुत्तम समापवर्त पढ़े हैं, लघुत्तम समापवर्त यानी समधनपवर्त। चलिए समापवर्त लिखते हैं, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। इसका मतलब अलग करें तो लघुत्तम सम अपवर्त्य। वीडियो देखिएगा, बहुत वीडियो मस्त होने वाला है ये। इस पर बहुत लोग आज देखिएगा साफ साफ लिख रहे हैं, महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक दोनों अलग अलग है। कुछ लोग समापवर्तक समापवर्तक को एक ही समझ लेते हैं। ध्यान से अंग्रेजी में सब इसके विस्तृत बताएंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। इसका मतलब सब माने वही होगा जो सार्वजनिक उभयनिष्ठ। अपवर्त्य का मतलब तो यही वाला है। असम का मतलब सार्वजनिक उभयनिष्ठ है। आएगा लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। इसका मतलब लघुत्तम सम अपवर्तक, लघुत्तम सम अपवर्तक। लघुत्तम माने सबसे छोटा, असम माने वही उभयनिष्ठ या सर्व, अपवर्तक माने एका लिखा है गुणनखंड या भाग। इसको आप कंटिन्यू करते देखिए, चार चीज है, दो इसके लिए दो इसके। इसको लोग कहते हैं मासक, तो मासक मतलब ये भी होता है, ये भी होता है। कुछ लोग ये बताता है, कुछ लोग ये बताते हैं। जो ये बताते हैं इस संदर्भ में ठीक रहता है। फिर आता है बात कि आखिर इसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, कि किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम ये आपको पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है, ये भी पढ़ाया जाता है। देखिए ये दो चीज आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, आखिर इसको हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका जवाब चलिए देखते हैं। अब शुरू करते हैं बारी बारी से, एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किसका क्या मतलब है, क्या पढ़ना है। इन चारों को अलग से परिभाषित करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर आपको अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कमेंट बॉक्स में कि हमको सर अलग अलग चारों वीडियो, मतलब इस चारों के बारे में अच्छे से अलग से वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे। लेकिन कमेंट आएगा तब, और नहीं तो आपकी जानकारी के लिए उत्तर हम बता देते हैं। लघुत्तम समापवर्तक इसलिए नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि कोई भी आप संख्या बोलिएगा दो या दो से अधिक, उसका हमेशा लघुत्तम समापवर्तक एक आता है। इसका उत्तर फिक्स होता है। आप कोई भी दो संख्या, दो से अधिक संख्या लीजिए, उसका लघुत्तम सम अपवर्तक यानी समापवर्तक हमेशा क्या होता है, एक होता है। इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाता है। एक है तो कब पढ़ना है, अगर आप मुझे 4 का लघुत्तम समापवर्तक एक, 20 का 25 का लघुत्तम समापवर्तक एक, 1 लाख 2 लाख का लघुत्तम समापवर्तक एक, ये भी फिक्स होता है। एक ये भी फिक्स होता है महत्तम समापवर्तक। ये कितना फिक्स होता है, ये होता है अपरिभाषित। अब कुछ भी कोई पूछे, 4 का महत्तम समापवर्तक अपरिभाषित, 20-25 का महत्तम समापवर्तक अपरिभाषित, 1 लाख 2 लाख का महत्तम समापवर्तक अपरिभाषित। बाकी दो का इसको अब जो निकालते हैं, जो आता है वही आंसर होता है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर कमेंट आता है तो इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं, तो दो धनात्मक पूर्णांक हम बताएं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होती है। तो मान लेते हैं सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें सी डी से बड़ा है, सी बड़ा है डी से, और उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, तो उसके लिए निम्न दिए हुए चरणों का अनुसरण करना पड़ेगा। क्योंकि पहले बताया कि एल्गोरिथम का मतलब होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो हमें समस्या का हल प्रदान करता है। चरण नंबर 1 क्या करेंगे, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हमें क्यू आर प्राप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या में किसी संख्या भाग करेंगे तो भाजक और भागफल और शेषफल दोनों प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। आज जिससे भाग करेंगे उससे शेषफल छोटा होगा या तब जीरो उससे छोटा होगा, जीरो के बराबर गया और जीरो से बड़ा होगा। और दूसरा स्टेप में क्या होता है कि यदि शेषफल जीरो आ जाए, तो जो शेषफल जीरो आएगा ना, तो जो भाजक है, इसका भाजक क्या है डी,
तो भाजक डी ही इसका मसा हो जाएगा अगर सेल्सफल 0 आ जाए तब। अगर 0 नहीं आया तो फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, डी को तो डी पूर्णांक सी और डी का क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर सेल्सफल 0 नहीं हुआ तो फिर डी और आर पर यानी भाजक को भाज्य बना देंगे, भाजक को भाज्य और आर यानी सेल्सफल को भाजक बना देंगे, भाजक को भाज्य और सेल्सफल को भाजक बना देंगे। अब बना के फिर अगला फिर यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा सेल्सफल 0 न हो जाए। हमारा सेल्सफल 0, जब सेल्सफल 0 आ जाएगा उस स्थिति में, उस प्रक्रिया के अंत में, इस प्रक्रिया का जब तक सेल्सफल 0 न हो जाए, और जब 0 हो जाए तो जो उसका भाजक होता है वही वांछित एचसीएफ होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण समझेंगे, ठीक है। हमें निकालना है 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके हैं, याद करना। जो हम लोग बचपन में मास्टर निकालेंगे जो विधि पढ़े थे ना, वही विधि हमारा क्या, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम है। देखिए तो बचपन में क्या करते थे हम लोग कि छोटका से बड़का में भाग करेंगे, तो भाग करते हैं 4052 से भाग करते थे किसमें, 12576 में। हमेशा छोटा से बड़ा में भाग करते हैं। और कितना बार में जाएगा तो देख लेते थे, तो कब में अनुमानतः 3 बार में जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 से 1 और 0 से 1 आएगा, 3 चौके 12, घटाएंगे तो 0 2 4, 420। देख रहे ना, बड़े वाले को भाज क्या हमारा, बड़े वाले को भाज्य बना दिए, छोटे वाले को भाग दिए, सेल्सफल आया 420। 0 आया नहीं, जब अगर 0 यहाँ मिल जाता तो कहते कि यही मसा है, यही भाजक क्या है, मसा। क्योंकि सेल्सफल 0 नहीं आया तो यह प्रक्रिया आगे करेंगे। क्या करेंगे कि जो सेल्सफल था ना उसको हम लोग भाजक बनाते थे, जो सेल्सफल था उसको भाजक, और जो भाजक था उसे भाज्य बनाते थे। उसे क्या बनाते थे, भाज्य। इसको भाज्य, देखिए बीच वाले को भाज्य कहते हैं, इसको भाजक, आया भागफल तो है भागक, ये सेल्सफल है। तो आप क्या करेंगे, सेल्सफल को भाजक बना देंगे, आप भाजक को अब उसमें भाग देंगे। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक कि 0 न मिल जाए। अब कब बन जाएगा, लगभग 9 बार में देख लीजिए, 0 और 9 दूनी 18 के 8 हंस 1 और 24 36 37, घटाएंगे तो 2, 15 में से 8 जाए 7 और 9 में से 7 जाए 2, 272। 0 आया नहीं आया, यानी अगर 0 यहाँ आता तो यही मसा कहलाता 420, लेकिन यहाँ 0 फिर नहीं आया, यानी यह प्रक्रिया अभी आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए बार बार यूक्लिड विभाजक प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे को हम लोग लिख देंगे, बाद में लिख देंगे तो हो जाएगा। इसको वही प्रक्रिया करा ना, इस तरह न करके ऐसे पढ़ कर देते हैं। आप क्या करेंगे, अगर चाहे तो लिख भी सकते थे संगे संगे, अंतिम में हम लोग सब लिख लेंगे, पहले हम लोग जो करते हैं उसे कर लेते हैं हम लोग। अब फिर इस सेल्सफल को क्या बनाते हैं, भाजक, और जो भाजक है उसे बनाएंगे भाज्य, उसे क्या बनाएंगे, भाज्य। अब भाग करेंगे, अब कब बन जाएगा, 2 बार में अधिक है, 1 बार में गिर जाएगा, 272 घटेगा तो 8, 11 में से 4, ये आएगा आपका 148। अब इस यहाँ फिर नहीं आया, अगर सेल्सफल 0 आता तो ये हमारा 272 ऐसा हो जाता मसा। 0 नहीं आया तो इस सेल्सफल को फिर बना देंगे भाजक, और जो भाजक था उससे बना देंगे भाज्य। फिर कब बन जाएगा, 2 बार में बेसी हो जाएगा, 1 बार में जाएगा 148, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, आएगा 124 हुआ। देखिए अगर यहाँ 0 आता तो 148 हमारा मसा होता है, 148 हमारा मसा होता है। क्योंकि यहाँ सेल्सफल 0 नहीं आया, इसका मतलब यहाँ फिर भाग देंगे, किससे, जो सेल्सफल आया उसे भाजक बना देंगे, और जो भाजक है उसे भाज्य बना देंगे। कब बन जाएगा, 1 बार में 124, 4 2। फिर देखिए सेल्सफल 0 नहीं आया, सेल्सफल 0 आता तो 124 मसा होता, और चूंकि सेल्सफल 0 नहीं हुआ इसलिए फिर भाग देंगे, तो सेल्सफल को बना देंगे भाजक और इसको बना देंगे भाज्य 124 को। कब बन जाएगा, 24 5 120, आएगा कितना 4। सेल्सफल 0 आता तो 24 भाजक होता, सॉरी मसा होता, क्योंकि सेल्सफल 0 नहीं आया तो इसको बनाएंगे भाजक, इसको बनाएंगे भाज्य।
4 6 24 कट गया 0। अब देखिए शेषफल मेरा 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया ना, तो यानी यही हमारा क्या हो गया, मौसा हो गया। यही क्या हो गया, मौसा। अब इसी को अगर लिखना चाहे तो कुछ नहीं करना, खाली लिख देना है। पहले किसे लिखते हैं, भाज्य को 12,576। पहले के लिए ध्यान से लिखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम तो जाने जा रहे हैं। आप तो इसमें फसल लिपापति होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मतलब 4052 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल 420। अगर आप यहाँ पर एसीएफ लिखते हैं सीधे से एसीएफ 4, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा रच के दिखना चाहता है तो ऐसे लिखिए, ताकि आपको भी फीलिंग होगा कि नहीं हम बच्चा क्लास से थोड़ा हट के सवाल बना रहे हैं। तो देखिए इतना कर लिए। आप फिर इसका तो लिख लिए, आप किसका लिखेंगे, हम लोग इसका लिखेंगे। पहला का हो गया ना, अब दूसरा, ये दूसरा का भाज्य है, फर्स्ट भाज्य, इस सेकेंड भाज्य। तो सेकेंड भाज्य का क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे भाज्य बराबर 4052। देख रहे हैं जो पहले भाज्य था वो भाज्य हो गया। अब भाज्य कितना हमारा है 420, भागफल कितना है, तो इसके लिए भागफल क्या है 9, और शेषफल कितना है 272। फिर 2 से हो गया, तीसरा भाज्य 420, 420 के लिए हमारा भाज्य कितना है 272, भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 148। इसका भी काम खत्म कर दिए। देखिए 3 बार 1 2 3 के लिए चौथा का नंबर। देखिए बार बार इक्वलिट विभाजन प्रमेय लग रहा है, यहाँ भी इक्वलिट विभाजन प्रमेय का, यहाँ भी इक्वलिट विभाजन प्रमेय का, यहाँ पर भी आगे भी लगेगा। अब भाज्य वाला कितना है 272, भाजक 148 गुणे भागफल 1, शेषफल कितना 124। देख लीजिए इसके लिए। अब अगला भाज्य हमारा है 148, 148 बराबर, तो भाज्य 148 है तो भाजक कितना है 124, और भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 24। अब इसके बाद हमारा कौन है, भाज्य है हमारा 124, भाज्य कितना है 24, अब भागफल कितना है 5, और शेषफल कितना है 4। अब की बार भाज्य कितना है 24, भाज्य कितना है 4, भागफल 6, शेषफल 0। और जहां कहे थे शेषफल 0 होगा वही होगा एसीएफ। तो आप शॉर्टकट में एसीएफ कितना लिख देंगे, किसका पूछा है 12,576 कॉमा 4052 का एसीएफ कितना आया, तो हमारा कटा है 4 से ना कटा है, यही मसा हो गया। तो ऐसे बना देंगे तब वो सही है, ऐसे बना देंगे तब वो सही है। कैसे बना देंगे आपको नंबर पूरा मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम है, ये भी इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम है, किसी से भी बना दीजिए। हाँ एक सवाल थोड़ा सा और फोकस करना था कि ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं 12,576 और 4052 का मौसा। इसको लिखने का तरीका है, इससे घबराइएगा मत। एसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। हाँ इसमें और क्या पूछ सकता है 12,576 इतना का मौसम भी 4 होगा, और इसका मौसम पूछेगा तब वो 4 होगा। 420 और 272 का मौसम पूछेगा तब वो 4 होगा। 272 और 148 का मौसम पूछेगा तब भी 4 होगा। 148 124 का मौसम पूछेगा तब भी 4 होगा। 124 और 24 का मौसम पूछेगा तब भी 4 होगा, और 24 और 4 का मौसम पूछेगा तभी भी 4 होगा। इसमें से किसी को भी एक साथ समूह में रख ले, जैसे 12,576 और 148 से मौसम पूछेगा तब भी 4 ही होगा। इसमें से कोई भाज्य ले ले, कोई भाज्य ले ले, उसका आंसर फिक्स होगा 4। ठीक है, अब इसके आधार पर आप प्रश्नावली का सवाल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।